हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. कंटिन्यूइंग विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियंस. कस्टम यूनियन को बनाने में क्या समस्याएं हो सकती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नंबर 1 इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टम रिवेन्यूज़. कस्टम यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ में म्यूचुअली तो एक दूसरे के साथ तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ है तो ट्रेड टैरिफ्स रहेंगे, कमर्शियल पॉलिसी कॉमन एक रहेगी. तो उस केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? लाइक सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स क्या गिवन है. ईच मेंबर कंट्री रिटेन्स द अमाउंट कलेक्टेड एट इट्स ओन पोर्ट्स. ठीक है, सबके अपने अपने बंदरगाहों पर जो सामान आएगा जाएगा उससे रिवेन्यू उस कंट्री का हो गया. सेकेंड इज एलोकेशन ऑफ कस्टम रिवेन्यू कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स. तो या तो पोर्ट्स में जो कलेक्शन होगा या फिर जो इम्पोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन या और एक्सपोर्टेड गुड्स की प्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं वहाँ पे हो सकता है. और फिर थर्ड मेथड क्या है? कस्टम रिवेन्यूज़ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन और पर कैपिटा इनकम. कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है. एंड नंबर 4 इज़ पेमेंट टू स्मॉलर एंड लैंडलॉक्ड मेंबर कंट्रीज़. पेमेंट्स टू स्मॉलर एंड लैंडलॉक्ड मेंबर कंट्रीज में बी मेड ऑन द बेस ऑफ लम्प सम. अब जो जिनके पोर्ट्स नहीं हैं या सामान आएगा जाएगा नहीं तो फिर वो उनके एक लम्प सम अमाउंट जो है वो दिया जा सकता है. लेकिन वो डिसीजन कैसे होगा, दैट इज़ अगेन नेगोशिएशंस पे डिपेंड करेगा. सेकेंड है लॉस ऑफ रिवेन्यूज ड्यू टू इंटर मेंबर ट्रेड. तो आपस में तो उनका लॉस ऑफ रिवेन्यू हो गया. अदरवाइज फ्रांस, जर्मनी मान लीजिए आपस में ट्रेड करते हैं तो उन्हें टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर से गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, रिवेन्यूज मिल रहा है. लेकिन अब ख़त्म हो गए तो वो उतना क्वांटम ऑफ लॉस उनका रहेगा. थर्ड इज़ बजटरी प्रॉब्लम्स. द लॉस ऑफ रिवेन्यू ड्यू टू एबॉलिशन ऑफ टैरिफ्स कैन क्रिएट बजटरी डिफिकल्टीज. वो कंट्रीज जिनका रिवेन्यू एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, अब उन कंट्रीज़ का जब रिवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट को बजट में प्रॉब्लम हो सकती है. तो क्या वो टैक्सेस और लगा सकते हैं या नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकते हैं सो दैट दे गेट मोर ऑफ द रिवेन्यूज़. फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स. कस्टम्स को प्रशासन कौन चलाएगा? ठीक है, जो कस्टम यूनियन का या तो एक फॉर्मल ऑफिस हो जो सारी कॉस्ट बेयर करेगा और वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. जैकब वाइनर क्या कहते हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स सच एज कंप्लीट ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स फॉर द मेंबर्स. सेकेंड, जॉइंट सुपरविजन एट द बॉर्डर पोस्ट. एंड थर्ड, कंप्लीट अजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टम्स. ठीक है, तो इस तरीके से बांटा जा सकता है. जैकब वाइनर एम्फेसाइज दैट द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स रिक्वायर्ड सम डिग्री ऑफ मर्जर ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन द यूनियन. तो डिफरेंट कंट्रीज़ का ये तो एक ग्रुप बन जाए, एक एग्जेक्टिव बॉडी बन जाए और अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट ऑफ कस्टम है और जो रिवेन्यूज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. नंबर 5 इज़ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. ये आपको पिछले पॉइंट में ही बता दिया मैंने आपको कि जो भी कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की वो पॉपुलेशन के बेसिस पे या ट्रेड के बेसिस पे कि कोई भी एक बेस फिक्स किया जा सकता है. ये ना हो कि स्मॉलर कंट्रीज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन ज़्यादा आ जाए जबकि उनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा हो. 6 इज़ यूनिफॉर्म टैरिफ. सिंस ऑल मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ यूनिफॉर्म टैरिफ, सम हैव टू रेज द रेट ऑफ टैरिफ व्हाइल अदर हैव टू रिड्यूस देम. तो डेफिनेटली यूनिफॉर्मिटी होगी तो जिसका हायर उसे कम करना पड़ेगा. तो उस केस में जो है वो उसके ट्रेड का लॉस हो सकता है. 7th इज़ डाइवर्सिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर. द डिफरेंसेस इन इंटरनल टैक्स रेट्स और पॉसिबिलिटी ऑफ डबल टैक्सेशन ऑल्सो क्रिएट सीरियस हिंड्रेंसेस इन द फ्री मूवमेंट. क्योंकि हर एक तो टैरिफ होता है, दूसरा विद इन द इकोनॉमी जो डोमेस्टिक टैक्स सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा. सम कंट्रीज में बी इंक्लाइन टू मेंटेन अ लोअर टैक्स स्ट्रक्चर वाइल अदर में हैव हायर टैक्स स्ट्रक्चर. तो ये बहुत टिकलिश कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं जिनको कि कस्टम यूनियंस की जो मीटिंग्स में जो है वो सॉल्व किया जा सकता है. द मेंबर कंट्रीज विल हैव टू गो थॉरली हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल नेगोशिएशन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी. तो जो इतनी विभिन्नता है हर देश के टैक्स स्ट्रक्चर में, टैरिफ स्ट्रक्चर में, वो मिल बैठ कर उनको सुलझानी पड़ेगी और एक कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो सेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स. ये हमेशा ही प्रॉब्लम है कि जिन लोगों का, जिन कंट्रीज़ का ट्रेड ज़्यादा है, पोर्ट्स ज़्यादा है, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जिनका पोर्ट्स ही नहीं है या जिनका ट्रेड कम है तो उनको एक लम्प सम अमाउंट मिलने वाला है. तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने से उनका इंटरनल बजट, टैक्स स्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, BOP प्रॉब्लम्स, ये सब इश्यूज रेज हो जाते हैं. 9th इज़ इंटरनल इकोनॉमिक डिसलोकेशंस. जो उनके आंतरिक
प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन सम इंडस्ट्रीज दैट रिसीव अ ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिड्यूस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब कस्टम यूनियन बनेगा इसका मतलब कि उस देश की वो इंडस्ट्री फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट हो गई, तो वो इनएफिशिएंट हो सकती है। और कुछ ये भी पॉसिबिलिटी है दैट सर्टेन अदर कंट्रीज फॉर विच यूनियन हैज़ अ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज हैव टू एनलार्ज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ कस्टम यूनियन जो बनाए जाएंगे कि जो है किस तरीके से वो किन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि जिसमें उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना है या ट्रेड को बढ़ाना है विद इन द यूनियन एंड आउटसाइड द यूनियन। ठीक है, तभी वो अपने एक जो कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल है हमारा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को अचीव करके ही वो अपने प्रॉफिट्स को या ट्रेड को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो आपका बाकी शेष विश्व है उस पर तो बुरा प्रभाव पड़ने ही वाला है। क्यों? क्योंकि विद इन द यूनियन तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन आउटसाइड जो है उतनी ही टैरिफ हायर रहेंगे, और सभी कंट्रीज़ का क्योंकि कॉमन टैरिफ स्ट्रक्चर है तो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन या टैरिफ जो है वो रहेगा। सो if the non-member countries remain adversely affected, they may shift their demand to some other countries। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो फिर कस्टम यूनियन वाले देश के साथ क्यों ट्रेड करेंगे, जो नॉन मेंबर कंट्रीज है वो किसी और देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 11th इज फियर ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन। पॉलिटिकल डोमिनेशन तो होगा ही, जो कस्टम यूनियन में जो लार्ज कंट्रीज़ हैं दे विल इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डोमिनेट, क्योंकि वही डिसीजंस को जो है वो कर सकते हैं, और स्मॉल कंट्रीज़ की जो सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो खतरे में आ जाती है। तो इस तरीके से कस्टम यूनियन को बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे इसमें थ्योरीज दी हुई आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्योंकि आगे आपने एशियान EU वगैरह किया है। सो यू कैन अगर इफ़ यू हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन देन यू कैन डिस्कस।